तो पिछले क्लास में हीरा की बात चल रही थी। तो इसमें हो गया था इसेंशियल एलिमेंट ऑफ हीरा हो गया था। जो डोनर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो थे वो हो गए थे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ हीरा क्या हो सकता है वो हो गया था। अब जो बात चलेगी वो आगे बात चलेगी कि क्या लाइफ इंटरेस्ट जो होता है, आजीवन हित होता है, क्या उसका हिबा हो सकता है। देखिएगा, तो बात यह है कि लाइफ इंटरेस्ट का हिबा हो सकता है क्या। तो पहले ऐसा होता था। लाइफ इंटरेस्ट क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। लाइफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए कोई संपत्ति दे देना। उसको स्वामित्व नहीं देते हैं, केवल हम ये कहते हैं कि हमारा मकान है, कोई हमारा ए नाम का एक मकान है, हमारा ए नाम का एक मकान है, और हम इस मकान को आपको ट्रांसफर करते हैं। आप इस मकान पर तब तक रहिए, इस मकान में आप तब तक रहिए जब तक आप जीवित रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम जब ये कह देते हैं कि हम ए नाम के मकान में आप तब तक रहिए जब तक आप जीवित रहते हैं, तो इसमें केवल हमने आपको क्या दिया है, उपभोग करने का अधिकार हमने आपको दिया है। हमने ट्रांसफर करने का अधिकार आपको नहीं दिया, केवल उपभोग करने का अधिकार दिया है। तो इसको कहते हैं लाइफ इंटरेस्ट, कि अपने जीवन काल तक आप उस संपत्ति का, उस प्रॉपर्टी का उपभोग करिए। तो बात ये आती है कि क्या लाइफ इंटरेस्ट का हिबा हो सकता है। तो पहले ऐसा होता था कि जब किसी व्यक्ति को लाइफ इंटरेस्ट दिया जाता था, वो उस पर पूर्ण हित, निरपेक्ष अधिकार प्राप्त कर लेता था। हमने किसी व्यक्ति को लाइफ इंटरेस्ट दिया, परंतु वो लाइफ इंटरेस्ट ना होकर के वो स्वामित्व का अधिकार उसमें प्राप्त कर लेता था। इस पर विवाद उठा, वो न्यायालय में गया मामला। तो फिर बाद में न्यायालयों ने अपने निर्णय को बदला और कहा कि हाँ, एक लाइफ इंटरेस्ट का जो हिबा है वो भी एक विद्यमान हिबा होगा, वो स्वामित्व में परिवर्तित नहीं हो सकता है। लाइफ इंटरेस्ट का हिबा किया गया है तो वो लाइफ इंटरेस्ट का ही हिबा रहेगा, वो स्वामित्व में परिवर्तित नहीं होगा। इस पर कुछ केस हैं। अमजद खान बनाम अशरफ खान। प्रीवी काउंसिल का केस है 1929 का। इसमें क्या था कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक संपत्ति में 1/3 भाग दिया। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक संपत्ति में 1/3 भाग दिया और उससे कहा कि 5,000 रुपये तक की संपत्ति को आप अंतरण कर सकती हैं, ट्रांसफर कर सकती हैं। शेष संपत्ति पर आप क्या करेंगी, आप केवल और केवल लाइफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा जाकर के, और ये आपके जीवन भर रहेगा। उसकी बाद ये संपत्ति जो है वो हमारे उत्तराधिकारियों को चली जाएगी। उसकी पत्नी ने क्या किया कि 5,000 रुपये तक की जो संपत्ति थी उसको ट्रांसफर ही नहीं किया, और केवल ऐसे ही उत्तराधिकार में अपने भाई को दे दी। तो इस पर विवाद उठा, और जो तब तक जो इसका पति था उसके जो उत्तराधिकारी थे, इस स्त्री के मरने पर उन्होंने कब्जा कर लिया। जब विवाद उत्पन्न हुआ है
तो फिर प्रिवी काउंसिल ने कहा कि उसने जो पति था उसने ये कहा था कि पूर्ण संपत्ति जो होगी वो किसको चली जाएगी, जो पति के उत्तराधिकारी होंगे, अगर उसने 5,000 रुपए तक की संपत्ति का अंतरण ट्रांसफर नहीं किया। एक अगला केस है, नवाजिश अली खां वर्सेस अली रजा खां 1948 प्रिवी काउंसिल। देखिएगा इस केस में क्या था, इस केस में ये जो केस है नवाजिश अली खां नाम अली रजा खां, इस केस में क्या था, ए नाम का एक व्यक्ति था, ए नाम के व्यक्ति ने खा और गा को अपनी संपत्ति में लाइफ इंटरेस्ट दिया। ए नाम के व्यक्ति ने बी और सी इनको अपनी प्रॉपर्टी में लाइफ इंटरेस्ट दिया और ये कहा कि जो कोई व्यक्ति सर्वाइवर होगा, उत्तरजीवी होगा, इनमें से जो कोई व्यक्ति उत्तरजीवी होगा, सर्वाइवर होगा जाकर के, उसको यह अधिकार होगा कि वो उत्तराधिकारी नियुक्त कर सके। ऐसी अवस्था में जो सी था इसकी मृत्यु बी से पहले हो जाती है, सी की मृत्यु बी से पहले हो जाती है, सी की मृत्यु जो है वो बी से पहले हो जाती है। तो बी क्या करता है कि सी के वारिस को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। तो यहां पर विवाद उत्पन्न होता है कि प्रॉपर्टी वास्तव में किसको मिलेगी जाकर के, क्योंकि जो एक ही उत्तराधिकारी थे, एक ही उत्तराधिकारी जो होते हैं वो संपत्ति पर काबिज हो जाते हैं जाकर के। तो फिर प्रिवी काउंसिल ने ये कहा है कि ए के द्वारा जो प्रॉपर्टी दी गई थी बी और सी को, वो केवल लाइफ इंटरेस्ट दिया गया था, वो केवल लाइफ इंटरेस्ट दिया गया था जो उनके जीवन काल तक था। उनको ये अधिकार नहीं था कि वो संपत्ति का आगे ट्रांसफर कर सके। इसलिए संपत्ति जो है वो एक ही उत्तराधिकारियों को ही मिलेगी जाकर के। जो बी ने उत्तराधिकारी जो नियुक्त किया है वो मान्य नहीं होगा जाकर के। देखिएगा अभी जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर आपका हिबा ही चल रहा है, जो अब दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो था पहले आपने देखा था उसको, अब उसी का ये दूसरा पार्ट है हिबा का। अब बात आती है जो लाइफ इंटरेस्ट है इसका सृजन कैसे किया जाता है, लाइफ इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है। लाइफ इंटरेस्ट निर्मित कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके दो तरीके हैं। पहला है वक्फ अलल औलाद, पहला है
वक्फ अलल औलाद। दूसरा है पहला है वक्फ अलल औलाद, मतलब पारिवारिक वक्फ। वक्फ अलल औलाद का मतलब होता है पारिवारिक वक्फ। और दूसरा है बाय विल, वसीयत के द्वारा। वक्फ अलल औलाद में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति एक वक्फ बना करके अपनी प्रॉपर्टी को किसी को भी क्या कर सकता है, उसमें ये निबंधन कर सकता, उसमें ये ग्राउंड कर सकता है, वो बंद कर सकता है कि किसी भी व्यक्ति को लाइफ इंटरेस्ट दिया जा सकता है। दूसरा है वसीयत के द्वारा। वसीयत जो होती है व्यक्ति के मरने के बाद वो अस्तित्व में आती है। तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में वसीयत बनवा सकता है। वसीयत में ये कह सकता है कि हम अपने किसी उत्तराधिकारी को या किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी में या फला प्रॉपर्टी जो है वो हम लाइफ इंटरेस्ट में दे रहे हैं, आजीवन भर के लिए हम उसको दे रहे हैं। तो लाइफ इंटरेस्ट का सजन जो होता है वो दो तरीके से होता है, वक्फ अलल औलाद पारिवारिक वक्फ के द्वारा और वसीयत के द्वारा। फॉर्मेलिटीज इसकी क्या है, हिवा की जो औपचारिकताएं हैं वो क्या है। पहला है डिक्लेरेशन, दूसरा है एक्सेप्टेंस, तीसरा है डिलीवरी या पजेशन। पहला क्या है कि हिवा की घोषणा होनी चाहिए। हिवा की घोषणा जो है, देखिएगा, पहला है कि हिवा की घोषणा होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को गिफ्ट देना चाहता है, जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देना चाहता है, वो इस बात की घोषणा करेगा, डिक्लेरेशन करेगा कि वो किस व्यक्ति को अपनी संपत्ति देना चाहता है, वो इसकी घोषणा करेगा। और जिस व्यक्ति को उसने बताया है कि हम ए नाम के व्यक्ति को अपनी संपत्ति जो है वो हिबा करना चाहते हैं, गिफ्ट में देना चाहते हैं, तो फिर ए की तरफ से चाहे स्वयं ए एक्सेप्ट कर ले या फिर उसकी तरफ से कोई भी अन्य व्यक्ति उसका एक्सेप्टेंस कर सकता है। तीसरा है कि डिलीवरी ऑफ पजेशन, जो कब्जा है उसका भी अंतरण होना चाहिए। ये जो है, जो डोनर है वो ये कहेगा कि हम फला व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी हिबा में दे रहे हैं, गिफ्ट में दे रहे हैं, तो वो फला व्यक्ति है, जो बी नाम का फला व्यक्ति है, वो क्या करेगा कि एक्सेप्टेंस या तो खुद करेगा कि हाँ इनके द्वारा जो मुझे प्रॉपर्टी दी जा रही है उसको एक्सेप्ट करते हैं, या फिर बी की तरफ से कोई भी व्यक्ति जो बेस्ट हो, सक्षम हो, वो एक्सेप्टेंस कर सकता है। और जब एक्सेप्टेंस हो गई तो अभी यहाँ पर हिबा पूर्ण नहीं हुआ है जब तक कि कब्जे का भी अंतरण नहीं हो जाता है। तो ये तीनों जरूरी है कि हिबा में क्या होना चाहिए, डिक्लेरेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए और कब्जे का भी अंतरण होना चाहिए। कि एक्सेप्टेंस जो हितग्राही है,
जो स्वीकार करने वाला व्यक्ति है उसको कब्जे का भी अंतरण होना चाहिए, उसे कब्जा भी मिलना चाहिए, तब विवाह पूर्ण होगा जाकर के। अब देखिए कुछ ऐसी भी कंडीशन है जिनमें कब्जा दिया जाना आवश्यक नहीं होता। अभी आपने क्या देखा कि विवाह को पूर्ण होने के लिए, गिफ्ट को पूर्ण होने के लिए कब्जा दिया जाना आवश्यक है। अगर कब्जा नहीं दिया गया है तो वो मान्य विवाह नहीं होगा। परंतु इसके कुछ एक्सेप्शन हैं जिनमें कब्जा दिया जाना आवश्यक नहीं है, केवल क्या आवश्यक है, डिक्लेरेशन हो जाए और एक्सेप्टेंस हो जाए। तो ये कुछ अपवाद हैं जिनमें डिलीवरी या पोजेशन आवश्यक नहीं है। अदरवाइज सामान्य नियम ये है कि डिलीवरी या पोजेशन भी इसेंशियल है, कब्जे का भी अंतरण होना चाहिए। देखिएगा कुछ कंडीशन क्या क्या है, जहां पहला है कि जब किसी पिता के द्वारा या माता के द्वारा किसी अवयस्क व्यक्ति को या किसी पागल व्यक्ति को हिबा किया जाता है, गिफ्ट किया जाता है, तो ऐसी अवस्था में कब्जे का अंतरण आवश्यक नहीं है। जब पिता ही अपने पुत्र को या अपनी पुत्री को गिफ्ट कर रहा है तो यहाँ पर कब्जे का अंतरण होना आवश्यक नहीं, क्योंकि पिता उसका जो होता है वैध गार्जियन होता है, लीगल गार्जियन होता है। एक अवयस्क का, एक पागल का जो गार्जियन होता है वो कौन होता है, पिता होता है। तो ऐसी अवस्था में पिता ने ही संपत्ति गिफ्ट की अवयस्क को या पागल व्यक्ति को, तो उसके द्वारा कब्जे का अंतरण होना आवश्यक नहीं। अगर कब्जे का अंतरण होता है, एक्सेप्ट भी कौन करेगा, पिता ही स्वयं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसका लीगल गार्जियन है। दूसरा है कि ग्रैंडफादर के द्वारा अपने पौत्र को हिबा किया जाना, ग्रैंडफादर के द्वारा अपने पौत्र को हिबा किया जाना, जहां पौत्र जो है वो माइनर है। तो ऐसी अवस्था में अगर ग्रैंडफादर के द्वारा अपने पौत्र को जो माइनर है या पागल है उसको गिफ्ट किया गया है और उस माइनर के जो पिता है, फादर है, वो जीवित नहीं है, तो पिता के न जीवित होने पर उसका जो लीगल गार्जियन होगा वो कौन होगा, ग्रैंडफादर होगा। तो ग्रैंडफादर ने अपने पौत्र को एक संपत्ति का हिबा किया और संपत्ति का हिबा करने पर उसकी एक्सेप्टेंस कौन करेगा, जो उसका लीगल गार्जियन है। लीगल गार्जियन कौन है, ग्रैंडफादर ही स्वयं उसका लीगल गार्जियन है। तो ऐसी अवस्था में पोजेशन का डिलीवर होना आवश्यक नहीं है। अगला है कि दूसरा है जहां डोनर और डोनी जहां डोनर और डोनी दोनों ही हिबा की हुई वस्तु पर रहते हैं। एक ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी, ए जो है वो डोनर है और बी जो है वो डोनी है। ए और बी दोनों के दोनों इस प्रॉपर्टी पर रहते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है एक मकान है और ये मकान जो है वो ए का है, परंतु ए बी दोनों ही इसमें रहते हैं। तो ए के द्वारा अगर बी को गिफ्ट किया जाता है तो यहाँ पर ए के द्वारा बी को कब्जे का डिलीवर किया जाना आवश्यक नहीं है। तो ऐसी अवस्था में कब्जे का डिलीवर किया जाना आवश्यक नहीं होगा जाकर के। दूसरी स्थिति यह है कि जहां पति के द्वारा अपनी पत्नी को गिफ्ट किया गया है या पत्नी के द्वारा पति को गिफ्ट किया गया है, तो ऐसी अवस्था में भी कब्जे का, पोजेशन का डिलीवर किया जाना आवश्यक नहीं होगा। अगला है कि जहां एक ऐसे व्यक्ति को संपत्ति गिफ्ट में दी जाती है, जहां एक ऐसे व्यक्ति को संपत्ति गिफ्ट में दी जा रही है जो पहले से ही एक बैली के रूप में, एक ट्रस्टी के रूप में या एक मोर्टगेजी के रूप में उस संपत्ति पर पोजेशन रखता है, तो ऐसी अवस्था में भी पोजेशन का डिलीवर होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पोजेशन तो उसके पास में पहले से ही है। केवल दो चीजें आवश्यक होंगी, एक डिक्लेरेशन और एक्सेप्टेंस। ऐसी अवस्था में यहाँ पर
जहां पर एक व्यक्ति पहले से ही बेली के रूप में, ट्रस्टी के रूप में या मोर्टगेजी के रूप में संपत्ति पर काबिज है, ऐसे व्यक्ति को कब्जा दिया जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही कब्जे पर बना हुआ है, केवल उसके द्वारा एक्सेप्टेंस ही आवश्यक है। अगला है संपत्ति का आंशिक परिदान। आंशिक परिदान में भी कब्जा डिलीवर करना आवश्यक नहीं। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को गिफ्ट दिया और उसके द्वारा उसके पास कुछ संपत्ति पहले से ही या कुछ संपत्ति दे दी, तो अन्य संपत्ति वो दे या ना दे या बाद में दे, तो ऐसी अवस्था में क्या है कि कब्जे का डिलीवर किया जाना आवश्यक नहीं है। एक अन्य बात कि जहां एक व्यक्ति अपने किराएदार को गिफ्ट करता है, तो जब एक व्यक्ति अपने किराएदार को गिफ्ट कर रहा है तो वहां पर भी कब्जे का अंतरण किया जाना आवश्यक नहीं, क्योंकि कब्जा उसके पास पहले से ही होता है, किराएदार के पास में, टेनेंट के पास में। और जो इनकॉर्पोरियल राइट है, इंटेंजिबल राइट है, इनमें भी कब्जे का अंतरण होना आवश्यक नहीं होता है, केवल डिक्लेरेशन और एक्सेप्टेंस ही आवश्यक होती है। अब बात आएगी वाइड हिवा। शून्य हिवा। वाइड हिवा देखिएगा, शून्य हिवा किनको कहते हैं? जो गिफ्ट फ्यूचर पर आधारित होते हैं, जो गिफ्ट जो होते हैं किसी भविष्य पर आधारित होते हैं। कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम रमेश नाम के व्यक्ति को, या कोई व्यक्ति जो है वो कहता है कि हम रमेश को 10,000 रुपए, या रुद्रपुर में एक मेरा मकान है वो कब देंगे, 2025 को देंगे। तो फ्यूचर में गिफ्ट करने की अगर घोषणा की जाती है तो ये एक वैलिड हिवा नहीं होगा, ये एक वैलिड गिफ्ट नहीं होगा। फ्यूचर में अगर गिफ्ट करने के लिए बात कही जाती तो ये एक वैलिड गिफ्ट नहीं होगा। दूसरा है, अगर कंटिजेंट गिफ्ट है, जो हिवा है वो घटना पर आश्रित है, जो दान है वो घटना पर आश्रित है, और घटना ऐसी एक निश्चित घटना जो घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती है, ऐसी घटना पर आश्रित करके अगर गिफ्ट किया जाता है तो ये कहता होगा एक वाइड गिफ्ट होगा जाकर के। और अगर कोई शर्त लगा करके गिफ्ट किया जाता है, एक अलग बात है यहाँ पर जो अभी बताई थी कि अगर शर्त लगा करके कोई गिफ्ट किया जाता है तो ऐसी अवस्था में केवल शर्त वाइड होगी और गिफ्ट जो है वो वैलिड बना रहेगा। अब देखिएगा अगला चैप्टर है, अब इसी में मूसा का सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ मूसा, मूसा का सिद्धांत। कॉन्सेप्ट ऑफ मूसा देखिए, जो शब्द है मूसा, ये एक अरबी शब्द है, अरबी, यह एक अरबी शब्द है जो बना है मूसा, अरबी शब्द है जो सुयु नाम के शब्द से बना है, सुयु नाम के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में एक पार्ट, किसी व्यक्ति का अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में एक हिस्सा होना, ये मूसा की प्रॉपर्टी कहलाता है जाकर के।
अब देखिएगा, इन्होंने कहा है कि मूसा क्या है, तो मूसा जो है अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में एक भाग होना होता है। जो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी जो होती है परिवार में कई व्यक्तियों के बारे में वो बंद करती है। जैसे मान लीजिए एक ज्वाइंट फैमिली है, तो ज्वाइंट फैमिली की जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है उसमें जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट होगा, कोई भी हिस्सा होगा प्रॉपर्टी में, उसको क्या कहेंगे, मूसा की संपत्ति कहेंगे जाकर के। अब इसमें एक विधिशास्त्री हैं हिदाया, हिदाया हिदाया कहते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है, जो हिदाया है विधिशास्त्री, ये कहते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, परंतु उसका डिवाइडेशन किया जा सकता है, तो फिर उस संपत्ति का आप क्या करते हैं, उस संपत्ति में अपने भाग का आप दान करते हैं। एक अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में कोई व्यक्ति अपने भाग का गिफ्ट करता है, तो वो गिफ्ट तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक कि उसको अलग करके ट्रांसफर ना किया जाए। एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो अविभाज्य है परंतु उसका विभाजन किया जा सकता है। एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो अविभाज्य है और उस अविभाज्य संपत्ति में किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट है, तो वो उसको क्या करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है बाय गिफ्ट। तो ऐसी अवस्था में अगर उस प्रॉपर्टी का सही सलामत डिवाइडेशन किया जा सकता है और डिवाइड करके अंतरण किया जा सकता है, तो वो तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक कि डिवाइड करके आप उसको गिफ्ट नहीं करते हैं। वहीं दूसरी बात है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो अनडिवाइडेड है और अगर उसका डिवाइडेशन किया तो उस प्रॉपर्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, तो फिर ऐसी अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में ही आप गिफ्ट अगर कर दें तो वो वैलिड रहेगा। जैसे मान लीजिए दो मकानों के लिए एक ही सीढ़ी है, एक ये मकान है और एक ये मकान है, और दोनों मकानों के लिए एक ही सीढ़ी है, एक ही जीना है। तो ये जो जीना है ये अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, इसको अगर डिवाइड किया तो ये क्षतिग्रस्त हो जाएगी और फिर इसका अस्तित्व ही भंग हो जाएगा, अस्तित्व ही इसका समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में इसका डिवाइडेशन करके अंतरण करना ये सही नहीं है। आप इसको अनडिवाइड ही रहने दीजिए और ऐसे ही इसको अंतरण कर दीजिए, ये एक वैलिड गिफ्ट होगा जाकर के। परंतु जहां अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में से डिवाइडेशन करने पर संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो तब तक वैलिड गिफ्ट नहीं होगा जब तक कि आप उसका डिवाइडेशन न कर दें। और परंतु एक संपत्ति ऐसी है जिसको जो अनडिवाइडेड है परंतु उसको जैसे आपने डिवाइड किया, अविभाज्य संपत्ति को जैसे ही आपने अलग अलग हिस्से किए वो संपत्ति ही नष्ट हो जाएगी। तो फिर ऐसी अवस्था में उसको आप विभाज्य मत करिए, उसको आप अनडिवाइड ही रहने दीजिए और ऐसे ही ट्रांसफर कर दीजिए, वो वैलिड होगा जाकर के। अब देखिएगा इस मूसा सिद्धांत के भी कुछ एक्सेप्शन हैं। मूसा सिद्धांत के अपवाद, मूसा सिद्धांत के एक्सेप्शन वो क्या क्या है? एक
सक्सेसर के द्वारा दूसरे को सक्सेसर को अगर गिफ्ट किया जाता है तो प्रॉपर्टी चाहे डिवाइडेड अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को भी सही सलामत डिवाइडेड किया जा सकता हो, तो फिर उसको अगर वो गिफ्ट में देता है तो डिवाइड करना आवश्यक नहीं है। जहां एक उत्तराधिकारी के द्वारा दूसरे उत्तराधिकारी को संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो वहां पर यह आवश्यक नहीं होगा कि आप विभाजन करके उसको अंतरण करें, आप उसको बिना विभाजन के ही अंतरण कर सकते हैं। ये एक वैलिड गिफ्ट होगा मूसा संपत्ति का। दूसरा है किसी कंपनी में शेयर का दान करना, ये भी एक वैलिड गिफ्ट होगा जाकर के। दूसरा इन्होंने कहा है कि 2 या अधिक व्यक्तियों को गिफ्ट करना, एक ही ट्रांजैक्शन के द्वारा 2 या अधिक व्यक्तियों को गिफ्ट करना, और ऐसा करने में ये आवश्यक नहीं होगा कि जो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है उनको सही सलामत डिवाइड किया जा सकता है, परंतु आप 2 या अधिक व्यक्तियों को बिना डिवाइड किए हुए ही अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। बस इतना कर दीजिए कि किसका कहां पर हिस्सा है, बस इतना परिभाषित कर दीजिए आप, तो ये वैलिड मूसा के द्वारा गिफ्ट हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर जो सिया लॉ है वो क्या कहता है। यहां पर जो सिया विधि है सिया लॉ वो क्या कहता है, सिया लॉ जो है वो ये कहता है कि चाहे संपत्ति एक संपत्ति जो अविभाज्य है अनडिवाइडेड है, चाहे उसका सही सलामत डिवाइडेशन किया जा सकता हो और फिर आपने उसको डिवाइडेशन न करके गिफ्ट कर दिया तो भी ये वैलिड है। दूसरा अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, आपने ऐसे ही अंतरण कर दिया तो भी ये वैलिड है। सिया लॉ जो है वो कहता है कि एक अविभाज्य संपत्ति में किसी व्यक्ति का हिस्सा है जो अगर विभाजित करना चाहे डिवाइडेशन करना चाहे तो कर सकता है, संपत्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जो संपत्ति को नष्ट करने वाला हो, तो वो व्यक्ति अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में अपने हिस्से को बिना डिवाइड किए ही ट्रांसफर कर देता है तो भी एक वैलिड गिफ्ट होगा। और जहां एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको अगर डिवाइड किया तो डिवाइड करने पे ही वो नष्ट हो जाएगी, तो ऐसी संपत्ति को वो बिना डिवाइड किए ट्रांसफर कर देता है, ये भी वैलिड गिफ्ट होगा जाकर। अब बात चलेगी रिवोकेशन ऑफ हिबा। देखिएगा हिबा का प्रतिसंहरण, हिबा को गिफ्ट को कब रिवोक्ड किया जा सकता है, तो इन्होंने कहा है कि हिबा के कब्जे के परिणाम से पहले रिवोकेशन किया जा सकता है। एक व्यक्ति ने डिक्लेरेशन किया कि हम फला व्यक्ति को अपनी संपत्ति दान में देते हैं, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, परंतु कब्जे का अंतरण होने से पहले उसको वो रिवोक्ड कर सकता है। दूसरा है कि अगर कब्जे का परिणाम हो गया है, दूसरी बात उठती है कि अगर एक्सेप्टर के द्वारा कब्जा स्वीकार कर लिया गया है, जिस व्यक्ति को दान किया गया है उसको कब्जा भी मिल गया है, तब क्या दान को रिवोक्ड किया जा सकता है? हाँ, तब भी किया जा सकता है। तब 2 शर्तें पालन करनी होगी, या तो जिस व्यक्ति को दान किया गया है उसको संपत्ति मिल गई है, संपत्ति का कब्जा उसको मिल गया है, वो सहमति दे दे कि आप दान को अगर खत्म करना चाहते हैं, रिवोक करना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लीजिए, दान को खत्म कर दीजिए, या फिर न्यायालय की डिक्री के द्वारा
गिफ्ट को न्यायालय की डिक्री के द्वारा भी खत्म किया जा सकता है। फिर अगला है, अब बात है कि कुछ दान हैं जिनको आप रिवोक नहीं कर सकते हैं। कुछ दान ऐसे हैं, अभी दो ऊपर हमने बताए थे जिनको आप रिवोकेशन कर सकते हैं, गिफ्ट का रिवोकेशन हो सकता है, अभी हमने ऐसा बताया। अब गिफ्ट का रिवोकेशन नहीं हो सकता है, कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं, वो कौन कौन सी हैं कि जहां डोनर की मृत्यु हो गई है, डोनर की डेथ हो गई है, तो ऐसी अवस्था में जो गिफ्ट है उसका रिवोकेशन नहीं हो सकता है, या फिर डोनी की मृत्यु हो गई है तो भी जो गिफ्ट है उसका रिवोकेशन नहीं हो सकता है। दोनों प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं, जब भाई बहन हैं तो फिर उनके बीच में हिबा किया गया है, भाई ने अपनी बहन को गिफ्ट किया या बहन ने अपने भाई को गिफ्ट किया है, तो ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, तो फिर ये हिबा को रिवोकेशन हिबा का नहीं कर सकते हैं। जहां पर मैरिज रिलेशन है, जहां पर मैरिज रिलेशन है, पत्नी है आपस में, पति ने पत्नी को गिफ्ट किया है, पत्नी ने पति को गिफ्ट किया है, तो ये व्यक्ति भी जब एक बार हिबा कर दिया गया है, वैलिड हिबा हो गया है, तो ये भी उसको रिवोक्ड नहीं कर सकते हैं। जब गिफ्ट किया गया है एक प्रॉपर्टी, अगली बात है कि जब एक प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया गया है और जिस व्यक्ति को गिफ्ट किया था उसने उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट में स्वीकार करके कब्जा लेकर के उस संपत्ति को बेच दिया है, ये ट्रांसफर कर दिया है, तो फिर ऐसे गिफ्ट का भी रिवोकेशन नहीं किया जा सकता है। एक और अन्य बात है कि जहां किसी व्यक्ति को गिफ्ट किया गया है, उसने उस गिफ्ट को स्वीकार करके कब्जा प्राप्त करके उसका उपभोग कर रहा था और वो संपत्ति खो गई है या नष्ट हो गई है, तो फिर ऐसे गिफ्ट का भी रिवोकेशन नहीं हो सकता है। या फिर गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी में वृद्धि हो गई है, उसके मूल्य में वृद्धि हो गई है, तो इसका भी रिवोकेशन नहीं हो सकता है। या फिर एक अन्य बात है कि एक तरफ से गिफ्ट किया गया और दूसरी तरफ से जिस व्यक्ति को गिफ्ट किया गया था उसने भी बदले में कोई चीज दे दी है, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी का हो क्या होगा, रिवोकेशन नहीं हो सकता है। अब देखिएगा, हिबा बिल एवज, हिबा बिल एवज क्या होता है? हिबा बिल एवज, हिबा बिल एवज का अर्थ होता है कि प्रतिकर के बदले में दान। हिबा बिल एवज का मतलब होता है कि प्रतिकर के बदले में दान। पहले से ही एक प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के पास में थी और उसने उस प्रॉपर्टी को अपने पास बनाए रखने के लिए अपनी अन्य प्रॉपर्टी को सामने वाले व्यक्ति को गिफ्ट कर दिया, तो ये क्या होगा, हिबा बिल एवज होगा। जैसे ए के पास में बी नाम के व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी जो पहले से ही ए के पास में है, ये प्रॉपर्टी जो है वो बी की है, परंतु ये प्रॉपर्टी किसके पास में है, ए के पास में है। ए के पास में एक अन्य प्रॉपर्टी है, तो ऐसी अवस्था में इस प्रॉपर्टी को ए बनाए रखना चाहता है, इसलिए ये क्या करता है कि इस प्रॉपर्टी को, अपनी वाली प्रॉपर्टी को उठा करके बी को दे देता है गिफ्ट में। जब एक संपत्ति के बदले में दूसरी संपत्ति का क्या किया जाता है, गिफ्ट किया जाता है, तो ये हिबा बिल एवज कहलाता है। और ये जो होते हैं, देखिएगा, हिबा बिल एवज में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, हिबा बिल एवज में जो ट्रांसफर करने के ट्रांजैक्शन होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो दोनों अलग अलग ही होते हैं। और देखिएगा, जब हिबा बिल एवज किया जाता है
तो इसकी क्या होगा, इसकी रजिस्ट्री करना आवश्यक होगा और इसको रिवोक्ड नहीं किया जा सकता है। ये विक्रय के समान माने जाते हैं। हिबा बिल एवज की रजिस्ट्री होना आवश्यक है, इसको रिवोकेशन नहीं किया जा सकता है और ये विक्रय के समान माने जाते हैं। फिर देखिएगा अगला है हिबा व शर्तुल एवज। इसमें क्या होता है, हिबा ए शर्तुल एवज, इसमें क्या होता है कि प्रतिकर का भुगतान या कंसिडरेशन का भुगतान तत्काल उसी क्षण नहीं दिया जाता है। ये जो है, जैसे मान लीजिए ए बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ए एक प्रॉपर्टी को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है बी को, तो बी इस प्रॉपर्टी के बदले में जो प्रतिफल देगा कंसिडरेशन, वो तत्काल नहीं देगा, तत्काल नहीं देगा, परंतु प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो है वो तत्काल हो जाएगा। प्रतिफल का ट्रांसफर तत्काल नहीं होता है, तो ये क्या कहलाता है, हिबा व शर्तुल एवज कहलाता है। और जैसे ही इसमें जैसे ही प्रतिफल दे दिया जाता है, ये भी विक्रय के समान हो जाता है। तो जब तक प्रतिफल न दिया जाए, जब तक प्रतिफल न दिया जाए बी के द्वारा प्रॉपर्टी तो एक्सेप्ट कर ली गई, ए ने बी को प्रॉपर्टी दी और इसने इसको बी ने एक्सेप्ट कर लिया, उसे कब्जा कर लिया है, प्रतिफल अभी पोस्टपोन है, प्रतिफल नहीं दिया है। तो ये ठीक वैसे ही होता है जैसे गिफ्ट होता है, जैसे गिफ्ट को माना जाता है वैसे ही होता है, परंतु जो ही बाद में प्रतिफल दे दिया जाएगा, फिर ये क्या कहलाता है, ये एक प्रकार का विक्रय हो जाता है, ये एक प्रकार से विक्रय हो जाता है। तो हिबा शर्तुल एवज में क्या होता है कि संपत्ति का ट्रांसफर तत्काल ही कर दिया जाता है, जैसे डिक्लेरेशन किया उसे वैसे ही संपत्ति का ट्रांसफर कर दिया, उसके द्वारा एक्सेप्ट हुआ और कब्जा ले लिया गया। परंतु बी के द्वारा प्रतिफल तत्काल नहीं दिया जाता, वो बाद में दिया जाता है। तो प्रतिफल जब तक न दिया जाए तब तक ये हिबा जैसे दिखता है और प्रतिफल जैसे दे दिया जाता है वैसे ही विक्रय के समान दिखने लगता है। एक अन्य बात इसमें कि हिबा में क्या बताया था कि हिबा का रिवोकेशन हो सकता है, तो इसमें भी जब तक जैसे ही ए ने एक डिक्लेरेशन करके कि हम बी को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट में देते हैं, तो ऐसी अवस्था में ए चाहे तो इसको रिवोकेशन कर सकता है, ए चाहे तो बी को जो गिफ्ट दिया है उसका रिवोकेशन कर सकता है, परंतु अगर बी ने प्रतिफल दे दिया ए को, कंसिडरेशन दे दिया ए को, तो फिर वो क्या करेगा, उसका रिवोकेशन नहीं कर सकता है। देखिए सदका क्या होता है, सदका एक धार्मिक गिफ्ट होता है, सदका एक ऐसा हिबा है, एक ऐसा गिफ्ट है जो धार्मिक उद्देश्य से किया जाता है।
और इसमें स्पष्टतः एक्सेप्टेंस होना आवश्यक नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने ये कहा कि हम धार्मिक उद्देश्य से मस्जिद के लिए या फिर अन्य किसी धार्मिक कार्य के लिए हम फला संपत्ति को गिफ्ट में देते हैं, ये उसी समय गिफ्ट पूर्ण हो गया है। ये आवश्यक नहीं है कि स्पष्ट रूप से एक्सेप्टेंस हो। और ये भी नहीं हो सकता कि जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि हम धार्मिक उद्देश्य से कोई अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में देते हैं और अब वो इसका रिवोकेशन कर सके, वो रिवोकेशन नहीं कर सकता, भले ही एक्सेप्टेंस स्पष्ट रूप से हो या ना हो। सदका एक धार्मिक दान है जो डिक्लेरेशन होते ही पूर्ण हो जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से एक्सेप्टेंस होना आवश्यक नहीं है और इसका रिवोकेशन नहीं हो सकता है। दूसरा है अरियर। अरियर अरियर क्या होता है? देखिएगा, एक प्रॉपर्टी में दो चीजें होती हैं, एक होता है काय और दूसरा होता है फलोपभोग। एक होता है काय, दूसरा होता है जब काय। काय किसे कहते हैं? एक संपत्ति में दो चीजें होती हैं, एक काय होता है, एक फलोपभोग होता है। जब काय का ट्रांसफर किया जाता है तो काय का जब ट्रांसफर किया जाता है तो स्वामित्व का ट्रांसफर कहलाता है। वो किसी प्रॉपर्टी में जब काय का ट्रांसफर किया जाता है तो ये स्वामित्व का ट्रांसफर कहलाता है। जैसे हमने कहा कि हम तुमको अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं या स्वामित्व के अधिकार सहित अंतरण करते हैं, तो फिर ये क्या हो गया? ये काय का ट्रांसफर है। और जब हमने कहा कि हम अपनी प्रॉपर्टी में आपको 10 महीने तक, 10 साल तक, 20 साल तक या फिर लाइफ इंटरेस्ट देते हैं, आजीवन तक रहने का अधिकार आपको देते हैं, तो ये फलोपभोग का अंतरण होता है जाकर के। सही है। तो अरियत जो होता है, अरियत में ऐसी संपत्ति का हिबा होता है जिसमें केवल फलोपभोग का अंतरण किया जाता है और ये एक निश्चित अवधि के लिए होता है। कोई व्यक्ति, जैसे ए है, ए के पास एक मकान है, वो बी से कहता है कि हम तुमको अपनी प्रॉपर्टी में, अपने मकान में 10 साल तक, 20 साल तक रहने की अनुमति देते हैं। तो ये क्या है? ये रहने की अनुमति दे रहा है, स्वामित्व नहीं दे रहा है। तो रहने की अनुमति दे रहा है, ये फलोपभोग का अंतरण कर रहा है। तो इस तरह से अरियत रूपी गिफ्ट मान्य होगा जाकर के। अरियत में केवल फलोपभोग का गिफ्ट किया जाता है जो एक सीमित समय के लिए होता है। और आजीवन हित में क्या होता है? आजीवन हित में भी आजीवन हित का जब दान किया जाता है तो उसमें फलोपभोग का ही अंतरण किया जाता है, परंतु वो पूरे जीवन के लिए होता है, तो इसलिए वो आजीवन हित कहलाता है। और अगर उसको सीमित कर दिया जाए 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, तो फिर वो आजीवन हित का अंतरण नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? अरियत कहलाएगा। तो अरियत हो या आजीवन हित हो, दोनों में फलोपभोग का अंतरण होता है। बस अंतर ये होता है कि जहां समय सीमा लगा दी जाती है तभी वो अरियत हो जाता है, समय सीमा हटा लें तो वो आजीवन हित हो जाएगा। चलिए, तो ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है। इसमें अगर कोई ऐसी बात है कि हमने जो बताया वो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके या फोन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। और अगर ये सही लग रहा है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा।